अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 23 मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आर अल्केन्स। तो इस चैप्टर के स्टूडेंट वो क्वेश्चन आंसर्स जो बॉक्स में दिए होते हैं यानी कि क्वेश्चंस विद इन चैप्टर, ठीक है, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है उनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो आज हम चैप्टर 23 के एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ यीस्ट इन फर्मेंटेशन रिएक्शन। जो यीस्ट है इसका फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या रोल प्ले है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन में, ये एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, यीस्ट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जो यीस्ट है वो एज ए कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि जो यीस्ट है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट कंटेन एंजाइम सच एज जाइमेज। जो यीस्ट है उसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नेम है जाइमेज। दैट कन्वर्ट, वो एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, एथेनॉल में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यही रिएक्शन होता है जो कि मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि ये फर्मेंटेशन का रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना होता है एथेनॉल में, अल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड ने एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होना होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल को हम तैयार करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो अगर आपको फर्मेंटेशन का रिएक्शन आ जाए तो आपने ये वाला रिएक्शन लिख देना है। ठीक है, तो ये रोल प्ले है यीस्ट का फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। सेकंड क्वेश्चन देखें, एट विच टेम्परेचर एंजाइम्स प्रेजेंट इन यीस्ट गेट इनएक्टिव। वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो एंजाइम जो हैं वो यीस्ट के अंदर वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि एंजाइम्स ने अपनी वर्किंग जो है वो स्टॉप कर देनी है। वो जब एक्टिव होता है तो वर्किंग करता है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। वो टेम्परेचर बताना है। द एंजाइम्स इन यीस्ट बिकम इनएक्टिव एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 40 से अबव चला जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाएगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम्स। जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब वो अपनी वर्किंग क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। स्टॉपिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे ही एंजाइम डीनेचर होगा तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट जी। 23.3 क्वेश्चन देखें क्विक चेक का, वाई ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड व्हेन फर्मेंटेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट। ठीक है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन जो है वो क्यों एक्सक्लूड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड बिकॉज फर्मेंटेशन इज एन एनएरोबिक प्रोसेस। क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो एक एनएरोबिक प्रोसेस है, और एनएरोबिक प्रोसेस में हमें पता है कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यीस्ट कैरीज आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो यीस्ट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एथेनॉल, उसमें जो है वो एथेनॉल तो प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन रिड्यूसिंग द यील्ड ऑफ अल्कोहल, लेकिन जो अल्कोहल है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। और एनएरोबिक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज़ ना हो। ठीक है, 23.4 वाला क्वेश्चन देखें, विच मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन इन्वॉल्व्स रिन्यूएबल सोर्स। वो कौन सा मेथड है जिसमें इथीन की प्रिपरेशन की जाती है रिन्यूएबल सोर्स के जरिए। द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल इज द मेथड that involves a renewable source because ethanol can be produced by the fermentation of plant materials biomass which are renewable। जो डिहाइड्रेशन है किसकी, एथेनॉल की, वो एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करते हुए रिन्यूएबल सोर्स से हम जो है वो एनर्जी से हम एथेनॉल हासिल करते हैं। क्योंकि एथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स बायोमास। क्योंकि एथेनॉल जो है वो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बायोमास से हासिल करते हैं। बायोमास का मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि जो प्लांट्स का गला सड़ा हुआ बचा हुआ जो मटेरियल है उसको बायोमास कहते हैं। विच आर रिन्यूएबल, यानी कि जो हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इथीन को कैसे हासिल करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स से जो प्लांट्स का बायोमास है उससे हासिल करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स का मतलब ये होता है कि इसको दोबारा हम यूज़ के काबिल बना सकते हैं इस एनर्जी को। जी 23.5 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाई डज ब्यूटानॉल इवॉल्व अ हायर अमाउंट ऑफ हीट देन प्रोपानॉल व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन। जो ब्यूटानॉल है उसके रिएक्शन में
हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू प्रोपानोल जब उसको बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि ब्यूटानोल रिलीजेस मोर हीट बिकॉज इट कंटेन्स मोर कार्बन, क्योंकि ब्यूटानोल के अंदर जो है वो कार्बन ज़्यादा होते हैं और हमें पता है कि कार्बन जो है वो एक अच्छा फ्यूल है। ठीक है, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन ज़्यादा होंगे उसकी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एंड हाइड्रोजन एटम्स दैन प्रोपानोल, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो ब्यूटानोल के अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोपानोल, देयरफॉर इट्स कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। तो इस वजह से जब ब्यूटानोल को बर्न किया जाता है तो हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू प्रोपानोल। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? 23.6 वाला क्वेश्चन देखें। वाई डज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर अल्कोहल्स? यानी कि जो एनर्जी है, यानी कि जो हीट रिलीज होती है जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स की तरफ आते हैं, लोअर टू हायर अल्कोहल्स की तरफ, वो हीट एनर्जी जो है वो इंक्रीज क्यों होती जाती है? सेम वही क्वेश्चन है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर अल्कोहल्स द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आल्सो इंक्रीजेज। जो अल्कोहल हैं जैसे जैसे हम लोअर टू हायर अल्कोहल्स की तरफ जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। या आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि जैसे जैसे कार्बन कार्बन के या कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड बढ़ते जाएंगे मोर बॉन्ड्स आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडेशन से मोर हीट इज़ रिलीज, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये 23.6 वाले क्वेश्चन का आंसर है। 23.7 है और लास्ट वाला क्वेश्चन है वाई बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स। जो अल्कोहल है इसको बर्न करने से फॉसिल फ्यूल्स की तरह सल्फर के ऑक्साइड क्यों नहीं बनते? यानी कि जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं जैसे पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, तो सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन जब हम जो है वो किसी भी अल्कोहल को बर्न करते हैं ये नहीं बनते। क्यों? अल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो है वो सल्फर पाया ही नहीं जाता। फॉसिल फ्यूल्स ऑफन कंटेन सल्फर इम्प्योरिटीज़। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके अंदर अक्सर जो है वो सल्फर की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं विच बर्न टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, जिनको जैसे ही बर्न किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है ना, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से, ये जो है वो एसिड रेन कॉज करता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो यहाँ तक हमारे जो है वो चैप्टर 23 के क्विक चेक क्वेश्चन आंसर जो कि बॉक्स वाले होते हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हमने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 24 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, फर्दर जो है वो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन आंसर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह से फुल बुक के नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो 10 क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए जिसमें आपके सारे के सारे जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फर्दर लेक्चर्स आपको मिलते रहें।